यूक्रेन को जल्द मिलेंगे कई युद्धक टैंक, ये जर्मनी का कहना है। नेटो देश जल्द भेजेंगे यूक्रेन को टैंक, जर्मनी के रक्षा मंत्री का कहना है। यूक्रेन को मिलने वाले हैं 160 लड़ाकू टैंक, जर्मनी के रक्षा मंत्री का कहना है। टैंकों में लेपर्ड 2 और लेपर्ड 1 टैंक भी शामिल है। तो देखिए, यानी कुल मिलाकर होने क्या जा रहा है, जंग में लेपर्ड की एंट्री, इसका क्या असर पड़ेगा? जर्मन रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस का बड़ा ऐलान, यूक्रेन को जल्दी 160 टैंकों की खेप भेजी जाएगी। 160 टैंक्स। नेटो देशों के साथ मिलकर जर्मनी टैंकों की सप्लाई करेगा। लेपर्ड 2 टैंकों की 2 बटालियन, लेपर्ड 1 टैंकों की 4 बटालियन यूक्रेन भेजी जा रही है। फिलहाल 60 लेपर्ड 2 टैंक नेटो देश मिलकर यूक्रेन को देंगे। यूक्रेन ने 300 टैंकों की मांग की थी, जिसमें अभी 160 टैंक्स उसे मुहैया कराए जा रहे हैं। और अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं लेपर्ड 2 के दम से जुड़ी हुई जानकारी। कितना पावरफुल है ये लेपर्ड 2 टैंक, जल्दी से समझिए। लेपर्ड 2 टैंक का लोहा पूरी दुनिया मानती है, इसे ऑलराउंडर टैंक माना जाता है। रूस के कई टैंकों को खत्म करने की इसमें क्षमता है। रूसी T-72 टैंक को भी छेद कर सकता है। लेपर्ड 2 माइंस विस्फोट, एंटी टैंक फायर, IED ब्लास्ट से सेफ रखता है। लेपर्ड 2 टैंक में 4 जवान बैठ सकते हैं। इसकी स्पीड की बात करें तो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है। रेंज 450 किलोमीटर है और वजन 55 टन है। 120 mm स्मूथ बोर तोप से ये लैस है। सर, लेपर्ड 2 टैंक की बात तो सही है, लेकिन जो ये 160 टैंक है, इसमें 100 टैंक लेपर्ड 1 है। लेपर्ड 1 टैंक रूसी T-72 टैंक के सामने भी नहीं खड़ा हो सकता है। तो ये अगर कोई कहे कि बहुत बड़ी खेप मिलने वाली है, लेपर्ड 1 टैंक इस युद्ध भूमि में नहीं टिक पाएगा। 105 मिलीमीटर की उसकी तोप है और उसका जो आर्मर है वो T-72 आसानी से बेच देगा। ठीक है सिंह सर, जो बात बोल रहे हैं इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। जो राठौर सर बोल रहे हैं कि अगर टिक नहीं पाएगा तो फिर इतनी बड़ी खेप क्यों जो भेजी जा रही है? देखिए, ये जो है नेटो और अमेरिका जो है, ये मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कि वो एक वॉर को जीतने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ एक वॉर को एंगेज करने के लिए कर रहे हैं। उनका पूरा एम इस समय यह है कि किसी तरह से रशिया को एंगेज करा जाए, उसे स्लोली ब्रीड किया जाए, उसके वेपन्स खत्म किए जाएं और उसको पूरी तरह से उसमें फंसा के रखा जाए ताकि ये बाकी अपना महत्व पूरा कर सके। अपग्रेडेड वर्जन है बिल्कुल। तो ये जो लेपर्ड टैंक जो है, जैसे भी राठौर सर ने बताया, ये T-72 हमें टिक ही नहीं पाएंगे। तो ये है कि थोड़े थोड़े समय में बमबारी होती रहेगी और खिंचता चला जाएगा। नहीं, लेकिन ये सर, प्रोफेसर अंशु जी, हमें एक बात पर और तवज्जो देनी चाहिए कि जर्मनी जो कि इस जंग की तपिश कहीं ना कहीं झेल रहा है, जिसके सामने एक बड़ा एनर्जी संकट मुहाने पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है, और अक्सर हम देखते हैं जर्मनी की सरकार के बयानों पर आप गौर कीजिए तो उससे ये नजर आता है कि वो बहुत हद तक इस युद्ध को एस्केलेट करने के पक्ष में नहीं है। उसके बावजूद भी लेपर्ड 2, लेपर्ड 1 टैंक्स जर्मनी से भेजे जा रहे हैं। ये मजबूरी है या क्या है? ये नाटो को एकजुट दिखाने की मजबूरी या जो एक दबाव सदस्य देशों पर है, उसे हम इस तरह से समझ सकते हैं। क्योंकि जर्मनी के स्टेटमेंट्स को अगर हम रीड बिटवीन द लाइन से समझें तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जर्मनी एग्जॉस्ट हो चुका है। और यदि उस दृष्टि से देखें तो ब्रिटेन की आज क्या आर्थिक स्थिति है, हम जान रहे हैं कि वहां पर लीडरशिप चेंज हो गई, लोग सड़क पर आ गए थे। अंशु मैम, ये बेबसी यूरोप की भी देखने को मिलेगी, इसीलिए ज्यादा जर्मनी पर सवाल उठ रहे हैं। पहले वो स्केप्टिकल होता है, डाउटफुल होता है, और उसके बाद फिर इस तरह मदद भी प्रोवाइड करने की सोच रहा है। तो इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि जर्मनी की क्या मंशा है। बहरहाल एक बड़ी खबर बता दें, बाखमुत में रशियन पोजीशन पर अटैक हुआ है। यूक्रेनी फौज ने दागी टॉचका यू मिसाइल। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान हुआ। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सबसे नया वीडियो है जो सामने आया है। टॉचका यू मिसाइल से अटैक किया गया है। सिन्हा सर, एक क्विक कमेंट इस पर, ये जो लड़ाई है, टॉचका यू मिसाइल का इस्तेमाल हो, फिर जर्मनी की तरफ से लेपर्ड 2 टैंक्स का सामने आना हो, ये और विध्वंसक मोड पे है। यूक्रेन का सपोर्ट सिस्टम मजबूत हो रहा है, रीढ़ की हड्डी उसकी अच्छी हो रही है। देखिए, कुछ मैक्रो एस्पेक्ट्स पर टिप्पणी करूंगा। युद्ध का सबसे बड़ा कैजुअलिटी होता है आर्थिक व्यवस्था किसी भी देश का, पहला कैजुअलिटी। क्या जर्मनी को बात ये समझ में नहीं आ रही है? उसको भली भांति समझ में आ रही है कि उसकी आर्थिक व्यवस्था डावाडोल हो रही है।
उसका जो गैस एनर्जी का रिक्वायरमेंट है जो रूस से आता था, उसमें हालांकि काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है। अब रूस पे डिपेंडेंस उसकी खाली 20% है, जबकि 60% थी। तो इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि इससे जर्मनी का क्या फ़ायदा होगा यूक्रेन वॉर से? ये प्रश्न चीज़ तो उसको पूछना चाहिए ना। इस खेल में मेरा क्या? सभी देश तो अपना हित देखते हैं ना। तो मेरा क्या नफा हो रहा है, हमको इसमें मेरा क्या, सानू क्या? तो सानू तो तुम तो बर्बाद हो रहे हो। तुम अमेरिका के इशारे पे तुम यदि नाचते रहोगे इस तरह से तो तुम कमजोर होगे, और जितना यूरोप कमजोर होगा उतना अमेरिका दादागिरी करेगा, उतना यूरोप। इसलिए तो ये बात लगातार कही जा रही है कि मजबूरी भरा फैसला नजर आता है जर्मनी का। हालांकि आप देखिए शुरुआत में नानुकुर की गई थी और एक तरह से तैयार नजर नहीं आ रहा था जर्मनी लेपर्ड टैंक भेजने के लिए यूक्रेन की धरती पर, लेकिन उसे ये करना पड़ा। यूक्रेन को मदद से जुड़ी अगली बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। यूक्रेन को जंग के लिए बख्तरबंद गाड़ियां देगा पोलैंड। यूक्रेन ने 100 बख्तरबंद गाड़ियों का ऑर्डर दिया है। फिनलैंड के सहयोग से पोलैंड में बनेंगी ये बख्तरबंद गाड़ियां। हथियारों को लेकर यूक्रेन अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। तो देखिए, जो तस्वीरें निकल कर आ रही है और जिस तरह से लगातार मदद पहुंचाई जा रही है, ये बात होता है कि युद्ध लंबा चलेगा। ज़ेलेंस्की को और भी जो हथियार है वो मिल रहे हैं। यूक्रेन को 100 बख्तरबंद गाड़ियां पोलैंड से अब मिलने वाले। यूक्रेन ने बख्तरबंद गाड़ियां मांगी थी, जिसे देने के लिए अब पोलैंड राजी हो गया है। पोलैंड फिनलैंड के लाइसेंस पर इन गाड़ियों का निर्माण करेगा। सभी 100 बख्तरबंद गाड़ियां पोलैंड में ही बनाई जाएंगी। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका से मिले पैसों से बख्तरबंद गाड़ियों का निर्माण किया जा रहा है। यूएस राठौर सर, एक तरफ इस बात की शंका आशंका जो हमने जर्मनी को देखा कि आखिर ये युद्ध और कितना लंबा चलेगा, और इस बात की भी आशंका कि एक वक्त ये भी आ सकता है कि अगर लीडरशिप में बदलाव हुआ अमेरिका में तो हो सकता है कि युद्ध से पीछे भी हट जाए वो। इन सब के बीच लगातार मदद का पहुंचाना, और अब तो फिनलैंड का भी नाम इसमें जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जो यूक्रेन को सहायता मिल रही है, मिल जरूर रही है, लेकिन इसमें आप ये देखें कि क्वालिटी क्या है। कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा वाली बात हो रही है। कभी आप एब्राहम की बात करते हैं, चैलेंजर की बात करते हैं, लेपर्ड की बात करते हैं, लेपर्ड 1 की बात करते हैं, इसी तरीके से कई तरीके के इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स की बात करते हैं। युद्ध ऐसे नहीं लड़ा जाता। इस युद्ध के लिए आपको हर उसमें ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, उनके अम्युनिशन की आवश्यकता होती है। इस सब चीज को कौन कोऑर्डिनेट करेगा? कहने को कागज में 300 टैंक होंगे, कर तो रहे हैं कोऑर्डिनेट। अक्सर हम देखते हैं कि अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या फिर और यूरोपीय देश हो, वहां पर यूक्रेन के सैनिकों को बुला कर ट्रेनिंग दी जाती है। अब आप, और उसके बाद वापस भेजा जाता है। आपने जैसे मान लीजिए आपने 28 M1 अब्राहम टैंक भेजे, उसमें से 5 मारे गए, 25 रह गए, आप रिप्लेनिश करेंगे? नहीं, जो बात आप कह रहे हैं सर, उस बात की तस्दीक ज़ेलेंस्की ने भी कही जब उन्होंने कहा कि नेटो की तरफ से हमें खराब क्वालिटी के हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। जो डिफेंस सिस्टम है मिसाइलों से बचने का, उसमें खराबी आई है। हालांकि उन्होंने कंट्री का नाम नहीं बताया। बिल्कुल, ये होगा हर जगह। जैसे भी कर्नल राठौर बताए थे, कोई भी कंट्री पहली बार अपने हाई एंड प्रोडक्ट को नहीं देगी, तो अपनी सेफ्टी के लिए भी रखेंगे। वो हमेशा सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड देंगे। जब वो ऐसा सामान देते हैं, जो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कर्नल राठौर ने बताई है कि ट्रेनिंग, आप कब तक उनको कैसे ट्रेनिंग, आप मैक्सिमम जो मान लीजिए 30-40 लोगों 100 लोगों को ट्रेनिंग देंगे, फिर उसके बाद अगर उसमें खराबी आती है उसको ठीक कौन करेगा, मेंटेनेंस कौन करेगा? क्योंकि हमने देखा कि लेपर्ड टैंक से धंसते हुए मिट्टी में नजर आए। और मैं समीर की बात थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। समीर ने बोला कि यूरोपियन देश आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। जब वो नेटो की एक इन्वेंट्री है जो कॉमन इन्वेंट्री है, वो नेटो का इसलिए बनाया, उस पर वो लड़ाई लड़ते हैं, जैसे उन्होंने इराक में वॉर में किया वो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यूक्रेन के अंदर भेजा, वो नाटो का मेंबर नहीं है, ठीक है ना, उसकी ट्रेनिंग ऐसी है, तो बड़ा मुश्किल है उस चीज को समझ करना। बड़ी बात है। रूस का TOS-1 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ है। स्वातोस्की इलाके में रूस का बड़ा हमला हुआ। रूसी हमले में यूक्रेनी ठिकाना पूरी तरह से तबाह हो गया। राठौर साहब, कुछ आप ऐड करना चाह रहे हैं हमले की इन ताजा तस्वीरों को देखकर? जी हाँ, ये जो TOS-1 इनका रॉकेट लॉन्चर है, ये सिर्फ आग लगाने के काम आता है। अच्छा। जब इलाका घेर लिया जाता है तो TOS-1, इसकी रेंज कम है, 8-10 किलोमीटर है, लेकिन जो इसके रॉकेट्स गिरते हैं बहुत भयंकर आग लगती है, और इसकी वजह से वहाँ से जितने ट्रुप्स होते हैं या तो मारे जाते हैं या वो भाग जाते हैं। तो ये आप इसको आप बाखमुत में देखेंगे, इसको अद्विका में देखेंगे, इसको आपने मारियोपोल में देखा है, ये वोलेदर में दिखाई देगा। जब फाइनल असॉल्ट के ले जाते हैं तो रूस का ये बहुत भयंकर हथियार है, इसका नाम है TOS-1। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सर आपने हमारे साथ साझा की। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर ले। जंग को लेकर अमेरिकी जनरल मार्क मिले का बड़ा बयान सामने आया।
इस साल यूक्रेन के युद्ध जीतने की संभावना नहीं है। रूसी सेना को यूक्रेन से भगाना आसान नहीं, ये बहुत बड़ी बात है जिसका दावा मार्क मिले ने किया है। तो देखिए, वाकई में हैरानी होती है कि अमेरिका, जो कि लगातार सबसे पावरफुल नेशन है पूरे नेटो की बात की जाए, पूरा नेटो का सपोर्ट इस वक्त यूक्रेन को मिला हुआ है। हम खबरें दिखा रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे हैं कैसे लेपर्ड टैंक से लेकर बख्तरबंद गाड़ियां, तमाम मिसाइलें पहुंच रही हैं। एक साल से इस युद्ध को फ्यूल किया जा रहा है नेटो की तरफ से, लेकिन यूएस कमांडर क्या बोल रहे हैं कि इस साल भी जंग को जीतना नामुमकिन है और रूसी सैनिकों को पीछे ढकेलना आप तो सोचिए मत। तो अमेरिकी टॉप जनरल मार्क मिले का यह सनसनीखेज बयान वाकई में क्या चिंता बढ़ाने वाले, इसको आप समझिए। इस साल रूसी सैनिकों को यूक्रेन से भगाना संभव नहीं है, यह मार्क मिले बोल रहे हैं। ज़ेलेंस्की चाहकर भी रूसी आर्मी को देश से निकाल नहीं सकते हैं, यह भी बात कही गई। यूक्रेन की जमीन पर 2 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही और क्या जानकारी, रूसी सैनिक कई जगह यूक्रेन की जमीन पर कब्जा जमाए बैठे। यूक्रेनी सैनिकों के लिए यह बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये जो बयान है वो मार्क मिले की तरफ से दिया गया है। और क्या बड़ी बात है, देखिए, युद्ध जीता हुआ नजर नहीं आ रहा यूक्रेन इस साल भी, यानी कि आप ये मानकर चलिए कि कोई फैसला हो नहीं पाएगा। सिन्हा सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि सरप्राइज नहीं होता या फिर ये बहुत ही ज्यादा आपको लगता है प्रैक्टिकल बयान है, जो कि मार्क मिले को लग रहा है कि भले हम कितना ही सैन्य साजो सामान देते, लेकिन अभी इतनी हिम्मत पूरे नेटो में भी नहीं है और यूक्रेन में तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो रूस को पीछे ढकेल दे पाए। देखो, एट द फेस ऑफ इट जनरल मार्क का स्टेटमेंट अचंभे में डाल देता है। हाँ। एक अमेरिकन जनरल ऐसे कैसे बोल सकता है? अब इसको 2-3 दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है इनके वक्तव्य को। पहला, कि वो मानते हैं कि रूस कमजोर नहीं है, ये एक्सेप्ट करते हैं। इसका मतलब आप मानते हो कि आप उतना मजबूत नहीं हो, तो कहीं ना कहीं ये डिफिटिस्ट एटीट्यूड दिखाता है। लेकिन इससे बड़ा जो संदेश है, वो संदेश है, साइलेंट संदेश पूरे विश्व को और नाटो को और यूरोप को कि ये युद्ध लंबा चलेगा, उसके लिए तैयार रहो। क्योंकि अमेरिका तो स्ट्रेटजी ही बहुत साफ है, ब्लीड रशिया टू डेथ। अमेरिका की एक लाइन की स्ट्रेटजी है, ब्लीड रशिया टू डेथ। ब्लीड तो तब करेगा ना जब जंग लंबा चलेगा। मतलब इस साल जो जीत है वो नामुमकिन है या मुमकिन? जीत और हार की परिभाषा तो पहले तय हो कि जीत की परिभाषा क्या है, हार की परिभाषा क्या है। तो जो ये जंग लड़ी जा रही है, अब ये रशिया यूक्रेन की जंग रह कहाँ गई है? इसमें अलग अलग रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स जुड़ गए, इसमें नॉर्थ कोरिया जुड़ गया, इसमें आप देखिए चीन जुड़ गया, इसमें सारे मुल्क आ गए। इसमें देखिए आप यूरोपीय देशों से जो उधार भेजा जा रहा है यूक्रेन को, तो तमाम जो इक्विपमेंट भेजे जा रहे हैं वो सारे आउटडेटेड है। इसलिए भेजे जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है वापस तो यूक्रेन से कुछ मिलना नहीं है और वो भी जान रहे हैं कि यूक्रेन तबाह हो चुका है। पर जीत कब होगी और हार कब होगी? मजबूत हो रहा है डॉक्टर अंशु। यूक्रेन मजबूत कहां से होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? यूक्रेन की जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, पूरा यूक्रेन हमें तबाह और बर्बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, यूक्रेन की सरजमीन पर ही सबसे ज्यादा तबाही और बर्बादी हम देख रहे हैं। वहीं देखिए, कीव में बुजुर्ग पादरी को हाउस अरेस्ट में डाला गया है, ये खबर आ रही है। पादरी पेट्रो लेविट पर नफरत फैलाने का आरोप लगा है। पेट्रो ने यूक्रेन पर रूसी हमले को जायज ठहराया था। अगले 60 दिनों तक पेट्रो लेविट को गिरफ्तारी में बिताने होंगे, उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। इधर वॉरजोन से हैरान कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आई है। यूक्रेनी गन के बैरल में भीषण विस्फोट हुआ, केले के छिलके की तरह फट गया है गन का बैरल। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यूक्रेनी गन के बैरल में ये बड़ा विस्फोट हुआ और अचानक से जब ये विस्फोट हुआ तो भयंकर तबाही मची। ये सबसे नया वीडियो है जो सामने आया है। तो देखिए, तमाम अहम तस्वीरें बता रही हैं कि इस वक्त जंग के मैदान में क्या कुछ चल रहा है। सिंह साहब, ये जंग कहां जाकर थमती हुई, कहां जाकर रुकती हुई नजर आ रही है? इन ताजा तस्वीरों को डिस्क्राइब करते हुए अगर आप बयां करें, क्योंकि रूस की तरफ से भी तो क्लैरिफाई नहीं किया जा रहा है ना कि यूक्रेन के इस हिस्से को हमने अगर कब्जे में ले लिया तो वहीं पर इस जंग का अंत हो जाएगा और हम अपनी जीत डिक्लेयर कर देंगे। ऐसा कुछ तो रूस की तरफ से भी नहीं किया गया। देखिए, इस समय रूस इस स्थिति में नहीं है कि वो ये बता सके उसका एंड कहां होगा। अच्छा, क्योंकि इसका रीजन है, क्योंकि दूसरी तरफ से अमेरिका इस जंग को खत्म नहीं होने देना चाहता। इस जंग को शुरू कराने का पूरा जिम्मा अमेरिका पर है और नाटो पर है, तो उसको खत्म करने का भी इनिशिएटिव जो है वो अमेरिका को लेना पड़ेगा। अगर अमेरिका सामने आता है और कहता है कि हाँ, हम रूस के साथ अभी यूक्रेन को नेगोशिएशन टेबल पर बात करनी चाहिए, तो तभी रूस अपना बता सकते हैं कि हाँ, इस सिक्के तक रुक जाएंगे। इससे पहले रूस, एक बार आप देखिए
अपनी बातचीत के ऐलान के लिए बोल चुका है, वो अपनी शर्तें बता चुका है। जब कोई मिशन ना हो, जब कोई फाइनल टारगेट ना हो, तो फिर तो अंतहीन सिलसिला जारी रहेगा फिर जंग का। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये जो है रूस जो है अपने देश की संप्रभुता को बचाने के लिए उसको करना पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका जो है उसको एंगेज करके रखा हुआ है। सर संप्रभुता पर ही कॉम्प्रोमाइज जो हो रहा है, राठौर सब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। तो ये जो है रूस को एंगेज किया जा रहा है। जी देखिए, यहाँ पर एक जो अनिश्चित वातावरण बना हुआ है युद्ध को लेकर के कि इसका एंड स्टेट क्या होगा और उसको कोई जानता नहीं है। आप देखिए, उनके टॉप जनरल कह रहे हैं कि इस साल कुछ नहीं होना है। इस साल इसलिए नहीं होना है कि जुलाई में वहाँ मानसून शुरू हो जाता है, उसके बाद जाड़ा शुरू हो जाता है। रूस ने सारी डिफेंसिव लाइन ले ली है, पूरा खेरसोन, पूरा जेप्रोजिया में और लुहांस्क में उनके डिफेंसिव लाइंस हैं, जिसको कि काउंटर ऑफेंसिव तो भेद नहीं झेल पाएगा इतना लंबा युद्ध। यस, इसीलिए आपने जो अभी थोड़ी देर पहले खबर बताई थी, ऐसा लग रहा है कि बयान के साथ कहीं ना कहीं पीछे तैयारी भी होगी। आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि जर्मनी ने कहा है, शंका जताई है कि इतने दिन कैसे चलेगा ये। ठीक है, तो इसीलिए कोई ब्लैंक चेक देने को राजी नहीं है। अब नहीं है, लेकिन मार्क मिले जो बोल रहे हैं, जाहिर सी बात है कि ये जो बयान ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि नेटो की उन कंट्रीज के लिए भी चिंता बढ़ाने वाला है, जहां पर हम देख रहे हैं कि आंतरिक विरोध भी शुरू हो गया है। अब देखिए, एक बड़ी खबर है जो कि नॉर्थ कोरिया से जुड़ी आ रही है। उत्तर कोरिया का यूक्रेन पर बहुत बड़ा आरोप। यूक्रेन के पास परमाणु महत्वाकांक्षा है, ये उत्तर कोरिया बोल रहा है। तानाशाह किम जोंग उनकी बहन किम यो जोंग का यह आरोप जेलेंस्की के ऑफिस की राजनीतिक साजिश है, किम यो जोंग की तरफ से कहा गया है। और अभी पता ही होगा कि किस तरह से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की वेबसाइट पर तमाम हजारों की संख्या में लोगों ने याचिका लगाई कि यूक्रेन को अब न्यूक्लियर पावर से लैस करना बहुत जरूरी है अगर खुद की रक्षा करनी है तो उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन है और उनकी बहन की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है। परमाणु महत्वाकांक्षाएं, जो उत्तर कोरिया लगातार परमाणु महत्वाकांक्षाओं के तहत बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण करता है, बार बार परमाणु धमकी देता है, वो उत्तर कोरिया कह रहा है कि यूक्रेन भी लेस है, एटमी प्लान बना सकता है। तो क्या एटमी प्लान है? गुस्से में किम की बहन है और ये गुस्सा कैसे फूटा है आपको बताते हैं। किम जोंग की बहन किम योंग यूक्रेन पर आग बबूला हो गई हैं। यूक्रेन एटमी हथियार की चाहत रखता है, ये उन्होंने कहा है किम योंग ने, जो कि किम जोंग की बहन है। परमाणु हथियारों के लिए जेलेंस्की का ऑफिस साजिश रच रहा है। ऐसा कर यूक्रेन अपने लोगों को खतरे में डाल रहा है। एटमी हथियारों को लेकर यूक्रेन में ऑनलाइन याचिका इसी का हिस्सा है। एटमी हथियार की वकालत में लोगों ने ऑनलाइन याचिका डाली है। अभी तक 650 से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन याचिका डाली है। सरकार की रजामंदी के लिए याचिका की संख्या 25,000 होनी चाहिए। बेलारूस में रूसी एटमी हथियारों की तैनाती के फैसले के बाद ऑनलाइन याचिका डाली गई है। सिन्हा सर, ये जो खेमेबंदी हो रही है, हर मुल्क ये कोशिश कर रहा है कि कैसे भी रूस को सपोर्ट किया जाए, और नॉर्थ कोरिया की तो मंशा रही है शुरू से ही रूस को सपोर्ट करने की। अब जो किम योंग, जो बहन है किम जोंग की, वो नाराज हो गई हैं कि यूक्रेन की मंशा है, महत्वाकांक्षा है कि एटमी हमला हो। देखिए, उसको इस तरह से मैं देखता हूं कि पहली बात तो ये है कि किम जोंग की जो बहन है वो बहुत स्ट्रेटजिक मैसेजिंग कर रही, बहुत इंटेलिजेंटली गेम खेल रही है, पहली बात। दूसरी बात, वो कह रही है कि जेलेंस्की के ऑफिस में यूक्रेन प्लान की साजिश रची जा रही है। तीसरी बात, यदि यूक्रेन को न्यूक्लियर कैपेबिलिटी देगा कोई देश, तो कौन देगा? अमेरिका देगा, यूरोप के देश दे सकते हैं। तो यदि ये संदेश रूस को दिया जा रहा है कि तुम यदि न्यूक्लियर ऑप्शन सोचोगे तो यूक्रेन भी न्यूक्लियर ऑप्शन के लिए तैयार है, ये इसका ये माने है। बिल्कुल। और ये दरअसल जो नॉर्थ कोरिया का रुख है, ये भी बता रहा है क्या प्रोफेसर अंशु कि जो दो धड़े बंटने की हम बात कर रहे थे कि दुनिया आने वाले वक्त में दो धड़ों में बिल्कुल बटी हुई नजर आएगी। एक साइड बिल्कुल साफ नजर आ रहा है जिसमें नॉर्थ कोरिया है, रशिया है, चाइना है, ईरान है। ये धड़ा बिल्कुल क्लियर है क्या? लॉबीज तो बन गई, लेकिन मैं एक फैक्ट्स यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहती हूँ। यूक्रेन न्यूक्लियर केपेबल देश रहा है। 3,200 न्यूक्लियर वॉरहेड्स उसने बुडापेस्ट अग्रीमेंट के तहत रशिया को सौंप दिए थे और मॉस्को भेज दिए थे। अगर उस समय 2 न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी उसने अपने पास रख लिए होते तो आज ये युद्ध ही नहीं होता। तो नॉर्थ कोरिया पहले तो इतिहास में झांक करके देखे और तब यूक्रेन के बारे में बात करें। यूक्रेन को भी जल्दबाजी ना की जाए, बड़ी बात।
सौंपने के लिए। राठौर सर, मेरा सवाल आपसे है कि देखिए बड़ा हास्यास्पद है, किम जोंग की बहन ये बोल रही कि महत्वाकांक्षा रखते हैं, तो क्या महत्वाकांक्षा रखना भी गलत है क्या? यूक्रेन के लिए वो देश बोल रहा है, वो उत्तर कोरिया जो आए दिन न्यूक्लियर मिसाइलों का परीक्षण करता रहता है। देखिए, यूक्रेन वॉर में नॉर्थ कोरिया का कोई स्टेक नहीं है, और नॉर्थ कोरिया पूरा दुनिया जानती है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अभी यूक्रेन को न्यूक्लियर कैपेबल बनने में सालों साल लगेंगे। इस लड़ाई में यूक्रेन न्यूक्लियर कैपेबल नहीं बन सकता है। इस लड़ाई में यूक्रेन कन्वेंशनल हथियारों से ही लड़ सकता है। इस लड़ाई में नेटो तैनाती कर सकता है क्या, जैसे रूस बेलारूस में कर रहा है? नेटो ने तैनाती कर रखी है। बेलारूस में रूस ने जो तैनाती की है, उसके साथ 4 देशों में ईस्टर्न यूरोप के अमेरिकन न्यूक्लियर वेपन्स तैनात हैं पहले से। तो ये बात कही गई कि बेलारूस को लेके आप क्यों तिल मिला रहे हैं, आपके तो 4 जगह लगे हुए हैं। तो ये पोस्चरिंग जरूर चलेगी, लेकिन ये लड़ाई जो है वो कन्वेंशनल लड़ाई वेपन से होगी। हाँ, अगर आप रेड लाइन क्रॉस करते हैं, और वो रेड लाइन होगी क्रीमिया। यूक्रेन में रूसी महिला डॉक्टरों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। रूसी सैनिक करते हैं महिला डॉक्टरों का शोषण। कैंप में इलाज करने वाली महिला डॉक्टरों का शोषण होता है। सीनियर महिला डॉक्टर ने रूसी सैनिकों की करतूत का ये खुलासा किया है। तो देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का एक लंबा दौर हमने पिछले 1 साल में देखा है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, और यूक्रेन की तरफ से रशिया के सैनिकों पर ऐसे इल्जाम लगाए जाते हैं, और उसी सिलसिले को कंटिन्यू होते हुए 2023 में भी हम देख रहे हैं। लेकिन ये बड़ा आरोप अब सामने आ रहा है, रूसी महिला डॉक्टरों का शोषण। ये जानकारी मिल रही है, यूक्रेन में रूसी महिला डॉक्टरों को रूसी जवान प्रताड़ित करते हैं। ये जानकारी सामने आ रही है यूक्रेन के हवाले से। घायल रूसी सैनिकों का इलाज करने वाली डॉक्टरों का शोषण किया जा रहा है। यूक्रेन में मौजूद एक रूसी महिला डॉक्टर ने ही ये खुलासा किया है। रूसी महिला डॉक्टर ही ये खुलासा कर रही है। इलाज करने वाली डॉक्टरों के साथ जोर जबरदस्ती की जाती है, उनका शोषण किया जाता है। आर्मी कैंप में महिला डॉक्टरों से खाना बनवाया जाता है। महिला डॉक्टरों से जवान अपने कपड़े धुलवाते हैं। ये स्थिति हो गई है। महिला डॉक्टरों का शारीरिक शोषण भी किया जाता है। बहुत गंभीर इल्जाम यहां पर लगाया जा रहा है। मना करने पर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। महिला डॉक्टरों के साथ मारपीट भी की जाती है, यह भी आरोप लगाया गया है। और जब ऊपर के अधिकारियों से शिकायत की जाए तो उनकी कोई सुनता नहीं, कोई सुनवाई होती नहीं है। यह स्थिति है इस वक्त। एसपी सिन्हा साहब, इन शिकायतों को किस तरह से देखते हैं? क्या इसे भी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बताया जाएगा, या फिर वाकई ये जो तमाम आरोप लगाए गए हैं इनमें सच्चाई आपको नजर आती है? देखिए, मुझे लगता है ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का ये स्वरूप है, और ये इसमें कोई बात में दम नज़र नहीं आती। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, जो लेडी ऑफिसर्स होते हैं, उनका इस तरह से शोषण हो ही नहीं सकता है। उनकी तो सर्विसेज रिक्वायर्ड होती है। नहीं, लेकिन सिन्हा साहब, एक रूसी महिला डॉक्टर ने अपना नाम, अपनी पहचान छुपाकर यह दावा किया है। बहुत हिम्मत का काम एक तरह से उनकी तरफ से किया गया है। समीर, कोई भी ऐसे किसी भी ग्रुप में एक सिरफिरा मिलता है जो इस तरह का वक्तव्य दे देगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा एक देश को ब्लेम कर सकते। मुझे नहीं लगता ऐसा संभव है। और क्यों मैं बोल रहा हूँ, कोई बाकी लेडीज होती तो मैं मान लेता, लेकिन मेडिकल सर, अगर कोई पहचान छुपा कर ये बात का खुलासा कर रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं तह तक जाने की जरूरत है। ऐसा हो रहा होगा, और जिस तरह से वो पीड़ित होंगे, इसीलिए ये बात निकल कर सामने आई। निधि, मैं ये कह रहा हूँ कि मेडिकल प्रोफेशन के लोग के साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनका रोल डिफरेंट है। यदि आप बोलो पोस्टल सर्विस का हो तो मान सकता हूं मैं, दूसरा सर्विस है मान सकता, मेडिकल सर्विस का ऐसा होता नहीं है। राठौर सर, कुछ आप ऐड करना चाह रहे हैं? देखिए, यूक्रेन में एक बड़ी संख्या रूसी मूल के लोगों की है। इस युद्ध की वजह से अभी वो 2nd क्लास सिटीजन के स्टेटस में आ गए हैं। अभी आपने एक छोटी सी क्लिप दिखाई थी जिसमें रशियन पादरी को दिखाया था जेल जाते हुए। वो रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च का हेड है वहाँ पे जी। उसको वहाँ से जेल में भेजा गया है। इसी तरीके से जो रशियन मूल के लोग वहाँ पर हैं, उन्हें अपनी पैट्रियटिज्म सिद्ध करनी पड़ती है। उन्हें कॉन्स्क्रिप्शन के लिए मना नहीं कर सकते। यानी तो जाति हो रही है, आपको लग रहा है अगर ये क्लेम किया जा रहा है उनसे खाना बनवाना। सिंह सर,
देखिए ये जाति का मैं एक पॉइंट बनाना चाहता हूँ। आप पूरी हिस्ट्री देखिए वर्ल्ड वॉर की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी में यही होता था, शोषण होता है। लेकिन जो जितना ये जिस तरह का शोषण बता रहे हैं वैसा शायद नहीं होगा, लेकिन शारीरिक शोषण जरूर होता है कई जगह पर, और ये है, ये वॉर की प्रॉब्लम है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ, ये जो इल्ज़ाम लगे अमेरिकन फोर्सेस पर लगे ड्यूरिंग वियतनाम वॉर, ये पूरा उसके ऊपर पूरे इल्ज़ाम थे। उस समय भी ये बैंकॉक के समय जब ये था, ये हुआ था। उसके बाद अफगानिस्तान वॉर में ये इल्ज़ाम लगे, और अब इसे तो हर वॉर में ऐसा कुछ ना कुछ इल्ज़ाम जरूर होंगे, कुछ जातियाँ जरूर होती हैं। लेकिन जैसे सिन्हा सर ने बोला, मतलब इसमें आपको कुछ हद तक सच्चाई जरूर नजर आती है। बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए।